हेलो फ्रेंड्स। पीछे की क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम ट्रायंगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता एवं समरूपता, congruences and similarity। तो देखिए, मान लीजिए ये दो त्रिभुज ABC और DEF, ये कोई दो त्रिभुज है। इनके बारे में बताना है कि ये सर्वांगसम है या समरूप है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले सर्वांगसम जब होंगे त्रिभुज जब उनकी भुजाएं बिल्कुल समान हो। जैसे ये भुजा इसके साथ समान हो गई, ये इसके साथ हो गई और ये इसके साथ समान हो गई। जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड ही इसके बराबर हो, ये इसके बराबर भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो एंगल है θ1, θ2, θ3, वैसे ही इनके β1, β2 और β3 के इक्वल। तो जब ये सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, तब क्या होगा? तब ये जो साइड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की बराबर होंगे और जो कोण है वो भी बराबर होंगे। इसी तरह दूसरा है समरूप में। तो समरूप में क्या होगा? जो साइड्स का अनुपात है वो बराबर होंगे एक दूसरे की साइड्स के साथ, और साथ ही जो कोण होंगे, जो करस्पॉन्डिंग कोण है एक दूसरे के साथ में, जो कोण है वो भी बराबर होंगे। और साइड्स का जो अनुपात है वो एक दूसरे से बराबर होगा। और जैसे कि जो अनुपात इनका है AB/DE, मान लीजिए 3/2 अनुपात आ रहा है, तो इसका भी 3/2 होगा और इसका भी 3/2 होगा। तो ये तो होता है समरूप। और सर्वांगसम के लिए मैंने आपको बता दिया कि साइड्स भी सेम होनी चाहिए और एंगल भी सेम होने चाहिए। और समरूप में इनके अनुपात सेम होंगे। समरूप में इनके जो है अनुपात सेम होंगे। अब देखिए, सर्वांगसम के लिए नियम है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA, चौथा है AAS और पांचवा है RHS। तो देखिए, यहां पे S का जो मीनिंग है, जो मीन्स है S का मतलब है भुजा, साइड है। A का मतलब है कोण, एंगल जिसे कहते हैं, आगे बाद में देख लेंगे। तो देखिए, पहला नियम है कि दो त्रिभुज है, दोनों की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके हो गई और ये इसके हो गई। अगर ये तीनों साइड्स दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड से बराबर है तो ये सर्वांगसम होंगे। तो ये पहला रूल है SSS का, जिसको भुजा 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 नियम कहते हैं। दूसरा है साइड साइड एंगल। मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, इनमें ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है थीटा, और यहाँ पे मान लीजिए बीटा बन रहा है। तो ये दोनों साइड तो बराबर हो गई, ये साइड इसके हो गई, ये साइड इसके हो गई, और ये जो
कोण है थीटा इक्वल्स टू बीटा, अगर ये कोण भी बराबर है तो ये सर्वांशम होंगे। तो देखिए भुजा भुजा और बीच में कोण, ऐसा नहीं कि ये कोण बराबर हो गया तब भी दे दिया सर्वांशम हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। दोनों साइड्स जो बराबर है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के, उनके बीच में जो कोण बनेगा वो बराबर होगा तभी ये सर्वांशम होंगे। ऐसे ही ए से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये साइड्स बराबर की हैं, इस बार ये दो कोण हैं करस्पॉन्डिंग कोणों के बराबर हैं और इनके जिससे बन रही है ये साइड अगर बराबर है तो ये कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल, ये हो गया तीसरा। फोर्थ देखिए ए एस, मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इनमें ये कोण और ये कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें क्या है, या तो ये साइड बराबर हो जाए इसके करस्पॉन्डिंग या फिर ये इसके बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या तो ये इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाली इसके बराबर हो सकती है। तो एंगल एंगल और कोई सी भी जो साइड बन रही है वो साइड बराबर हो तो एंगल एंगल साइड। तो ये हो गए चार रूल अपने पूरे हो गए। अब देखिए लास्ट रूल है जो सर्वांग क्षमता का। लास्ट रूल है आर एच एस। तो आर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, और एच हो गया हाइपोटेनियस और एस हो गई साइड, हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया राइट एंगल समकोण। तो देखिए दो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है इस बार दोनों, और दोनों में ये 90 डिग्री का कोण तो होना ही है सेम। इसके साथ इनके कर्ण बराबर, और कर्ण के साथ या तो ये साइड बराबर हो जाए या फिर ये साइड बराबर हो जाए, कोई भी साइड बराबर हो जाएंगी तो ये एक दूसरे के सर्वांग होंगे। समझ गए होंगे। देखिए जो ये सर्वांग समता है, कंपटीशन में इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन आते हैं। मेन जो है वो होती है समरूप, समरूपता के बारे में, समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं समरूपता के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कोण तो बराबर हो और साइड्स का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे इनमें 3/2 मैंने बताया था, वैसे ही बाकी साइड्स में अगर BC और EF का ले तो भी 3/2 अगर आ रहा है, सभी साइड्स का रेशियो सेम है तो ये समरूप होती। तो इसमें देखिए पहला रूल ए, दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें ये कोण थीटा, इसमें भी ये कोण थीटा है, इसमें मान लीजिए ये कोण बीटा और ये कोण बीटा है। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है तो ये समरूप होंगे। इस नियम को क्या बोलते हैं, एंगल एंगल। क्यों इसको दो एंगल एंगल ही बोला है, क्योंकि अपने को पता है जब दो एंगल सेम ही हो गए हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, क्योंकि 180 माइनस ये क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ऐसे ये भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ही होगा। तो देखिए ये फर्स्ट रूल हो गया है ए एंगल एंगल
ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, एस ए एस ए, मान लीजिए ये कोई दो त्रिभुज हैं, इसमें ये कोण बराबर है और साथ में ये जो साइड है, ये जो साइड दी हुई है, ये जो साइड दी हुई है ये भी अगर सेम है तो एंगल साइड वही होनी चाहिए जो इन दोनों त्रिभुज के लिए, दोनों कोणों के लिए सेम हो। ठीक है, दोनों कोणों के लिए अगर सेम है तभी ये रूल मान्य होगा। और देखिए तीसरा नंबर है एस एस, वही जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो सर्वांग समरूप होंगे। और देखिए एक है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वे आपस में समरूप भी होंगे। ये लाइन है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो आपस में समरूप भी होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सर्वांग सम में क्या था कि दोनों साइड्स हैं वो बराबर ही होंगी। ए बी और डी लेके चल रहा हूं, इनका रेशियो क्या आएगा? 1/1 ही आएगा ना। वैसे ही औरों का भी क्या आएगा, क्योंकि साइड सेम होगी सर्वांग समता में। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो आपस में समरूप भी होंगे, लेकिन इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा सही नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि समरूप है तो सर्वांग सम भी होंगे, लेकिन सर्वांग सम है तब समरूप जरूर होंगे। तो देखिए ये हो गया अपना बेसिक थ्योरी समरूपता के बारे में भी, कि कैसे हम समरूप बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए समरूपता के बारे में मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज ए बी सी और ये दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए इनकी मान लेता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा, ये बीटा, ये भी थीटा है तो ये बीटा। तो देखिए समरूप का निशान चिन्ह जो है वो ये, और समरूपता का ये वाला है। ये समरूपता का है और ये सर्वांग समता का है और ये समरूपता का निशान चिन्ह है जो। तो देखिए अगर दो त्रिभुजों के बारे में सीधा कई बार पूछ लेता है कि ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। ये थीटा है, ये बीटा है। तो देखिए इनको समरूप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? समरूप लिखने के लिए A B C समरूप। तो देखिए समरूप इस प्रकार लिखना होता है कि जैसे B के साथ E है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है? E। तो B की जगह E ही लिखिए, B के साथ E लिखिए, C के साथ F है तो C के साथ F लिखिए और बचा हुआ A के साथ D आएगा ही। तो ये हो गया समरूप लिखने का तरीका। अब मान लीजिए यहाँ पे B = F होता तो A B C समरूप D E F ये कहना गलत होता।
सही क्या होता, ए बी सी समरूप, डी बी के साथ एफ लीजिए और मान लीजिए सी के साथ ई था, तो ये होता। ठीक है, ए बी सी समरूप, डी ई एफ लिखना गलत होगा अगर ये वाली कंडीशन होगी। जो एंगल जिसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है वो उसी के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा लगता है तो ऐसे लिखना, ऐसा नहीं होता है। जो एंगल जिसके साथ करस्पॉन्डिंग है, जिसके साथ इक्वल है, वो उसी प्रकार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से अपने को जो रेशियो बनता है साइड्स का वो मिलता है। तो देखिए जैसे साइड्स का रेशियो लिखना है, जैसे ए बी लिखा, दो वर्टिसेस इसके लिए तो दो ही इसके लिए लीजिए और सेम लीजिए डी ई। इसी प्रकार यहां पे बी सी, तो यहां पे ई एफ इक्वल्स टू बी सी, बी सी हो गया। फिर देखिए कौन से बचे, ए सी, तो इसका भी डी एफ, ए सी डी एफ हो गया। ये समझ गए होंगे किस प्रकार समरूप लिखना है। अब देखिए आगे, ये त्रिभुज ये वाला हटा रहा हूं, साइड्स के रेशियो हमको मिल गए। तो देखिए ये साइड्स के रेशियो कैसे अपने आगे के प्रश्नों में, क्वेश्चंस में काम आता है। देखिए समरूप त्रिभुजों से, जैसे मान लीजिए ये पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो पूछा है दोनों त्रिभुजों का डी ई एफ, तो ये जो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा। इसी प्रकार देखिए, क्यों देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पे दो बार साइड्स आ रही है ना, मान लीजिए कुछ भी होगा दो बार ही आएगी ना, क्योंकि यूनिट तो हर बार मीटर स्क्वायर ही होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर्स के बराबर होगा। ऐसे ही पेरीमीटर होता, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं त्रिभुज ए बी सी, पेरीमीटर त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए ये होगा ए बी अपॉन डी ई, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल, और यही होता है इनकी हाइट्स का रेशियो, यही होगा इनके जो मीडियन होंगी उनका रेशियो। ये मीडियन फर्स्ट हो गई, ये मीडियन है सेकंड है डी ट्रायंगल डी एफ के लिए, और फर्स्ट है डी ए बी सी के लिए। और यही होगा इनका इन रेडियस, जिसको हमें अंत त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। सरकम रेडियस जिसको हम परित्रिज्या कहते हैं, ये सरकम रेडियस लिखा है मैंने, ये 1, और इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं तो R2। तो ये सारे जो है, ये जो सारे रेशियो हैं वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगे। अब मान लीजिए यहां से क्या होगा, अपने को ये बोल देगा कि पेरीमीटर इसका ये है, इसका ये, कोई भी 3 दे देगा, उससे चौथी वाली अपने से निकलवाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो मीडियन हो गई, हाइट हो गई, इन रेडियस हो गई और सरकम रेडियस हो गई, ये सारे के सारे सेम रेशियो में आते हैं। साथ में एक एंगल बाइसेक्टर भी, एंगल बाइसेक्टर भी इसी रेशियो में होता है। एंगल बाइसेक्टर होता है अपना कोण समद्वि भाजक, कोण समद्वि भाजक जो होता है। अब देखिए ये समरूपता के बारे में याद रखना है अपने को कि एरिया होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा, और जो पेरीमीटर होगा हाइट्स का रेशियो होगा मीडियन का, इन रेडियस का, सरकम रेडियस का, सरकम रेडियस परित्रिज्या, इन रेडियस है अंतर त्रिज्या, मीडियन हो गई माध्यिका, ये हाइट ऊंचाई, एंगल बाइसेक्टर हो गया कोण का अर्धक। ये सब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में ही होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे,
ये समरूपता के बेसिक जो है वो हो गया। अब देखिए, समरूपता से ही एक प्रमेय है थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय, ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई एक त्रिभुज है और इसकी दो साइड्स पे ये पॉइंट है डी और ई। डी और ई मैंने इनको मिला दिया, तो ये प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पे जो बिंदु है वो उस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं, जैसे कि ए डी डी बी, ए ई सी और इसी प्रकार डी ई बी सी। तो ये अपनी थेल्स थ्योरम हुई। कोई भी त्रिभुज है उसके दो भुजाओं पे दो बिंदु हैं, तो वो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपातों में बांटेंगे। तो देखिए ए बी को बांट रहा है ए डी रेशियो डीपी में, ए ई रेशियो ईसी में और डीई रेशियो बीसी। तो ये थेल्स थ्योरम है अपनी। अब इसी के बाद भी देखिए अपन ने एक पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय थी। उसमें क्या था, मैंने पीछे अपन ने क्वेश्चन किया उस पे, ये कोई त्रिभुज हो गया, यहां पे एडी का मध्य बिंदु डी है, एबी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है। ये डी और ये ई इस बार कोई बिंदु नहीं है, इस बार हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है। तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, उन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो मिलने वाली साइड होगी वो तीसरी भुजा के समांतर तो होगी, समांतर होगी। इसमें भी समांतर होती है, ये जो साइड है डी ओ, तो ये साइड समांतर होगी। साथ ही जो डी की वैल्यू है वो 1/2 बीसी होगी। डी की वैल्यू है वो 1/2 ऑफ बीसी, इसकी तीसरी भुजा के बिल्कुल आधी रहेगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गई और ये थेल्स थ्योरम हो गई। थेल्स थ्योरम फिर से बता रहा हूं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं पे दो बिंदु लिए गए तो ये वो दो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपातों में बांटते हैं, समान अनुपातों में बांटेंगे। ये थेल्स थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में यदि डी और ई दो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से जो बनी रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और साथ ही तीसरी भुजा से आधी होगी। तो ये हो गई अपनी थेल्स थ्योरम। ये भी अपने को क्वेश्चंस में काफी काम आएगी आगे क्वेश्चंस में। तो ये थेल्स थ्योरम हुई। अब आगे देखिए, ये थेल्स थ्योरम हो गई। अब देखिए, दो डायरेक्ट आपको जो याद रखने हैं,
फॉर्मूले, इनके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, अपने को याद रखने हैं बस, इन पे सीधा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ये साइड x है और ये साइड y है और ये बोला है कि z है। ये a b c d e और f, और अगले ने साथ ही कहा है कि जो AB है वो पैरेलल है EF के, पैरेलल है CD के। तो ये जो तीनों साइड्स बनी हुई हैं, तीनों जो रेखाएं बनी हुई है, ये तीनों एक दूसरे से समांतर हैं। क्या है? समांतर है। और इसकी लेंथ x है, इसकी z और इसकी y है। तो देखिए यहां से 1/z की वैल्यू होती है 1/x प्लस 1/y। तो ये आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। 1/z इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1/y। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। इसी प्रकार अब देखिए आगे चलते हैं हम। ये याद हो गया होगा, 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। समकोण त्रिभुज, मैंने आपको बताया है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो ही समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सबसे इजी इसका ही होता है क्योंकि इसमें अपने को ऊंचाई पता होती है क्योंकि ये लंब है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे मान लीजिए कि मैंने यहां से B से D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाला है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए मेरे को। इस त्रिभुज का 1/2 इंटू AB इंटू BC, यही होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 आधार क्या हुआ? BC, आधार हो गया BC और AB हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा AB गुणा BC। और इसी प्रकार मैंने क्या बोला कि B से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है पॉइंट D पे जो कि AC पे है। तो इससे भी हम लिख सकते हैं ना कि 1/2 गुणा BD जो कि ऊंचाई हो गई। किसी त्रिभुज में मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो लंब गिरता है वही तो ऊंचाई होती है ना। तो ये वाले इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 गुणा BD ऊंचाई, आधार इस बार क्या होगा? AC हो गया। तो यहां से देखिए AB तो 1/2 तो कैंसिल हो गया। और यहां पे देखिए BD क्या होगा यहाँ पे? AB इंटू BC बटे AC। तो देखिए ये BD अपने से डायरेक्ट पूछा जाता है। पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, अपन से पूछा था कि BD की डिस्टेंस बताइए, और ये पूरी मान लीजिए 10 थी, तो अपन ने इसको 5 बोल दिया था, इसको 5 बोला था, इसको भी 5 बोला था। लेकिन ये कब हुआ? ये तब हुआ जब जो D है वो परिकेंद्र था, सरकम सेंटर दिया हुआ रहता है अपने को, तब होता। लेकिन इस बार ये D यहाँ पे सरकम सेंटर नहीं है, हाइट डाली है B से
परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसलिए इस BD की जो लेंथ है वो निकालने के लिए अपने को BD इक्वल्स टू AB इंटू BC बटे AC, इससे BD की लेंथ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखने के लिए है। तो देखिए अगर BD पूछा जाए तो तरीका जैसे ABC आपको याद नहीं रहते तो लंब गुणा आधार बटे कर्ण, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गई BD की लेंथ। ये अपने को याद रखना है अगर डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें BD की लेंथ पूछे। ये वाला कब होगा, ये वाला तभी होगा जब ये अपने को सर्कम सेंटर दिया हुआ हो, परिकेंद्र दिया हुआ हो, तभी ये जो लेंथ होगी ये वाली वो इसकी हाइपोटेनियस की या कर्ण की हाफ होगी। तो यहां से अपन ने इसमें मैंने आपको बता दिया है कि BD की जो लेंथ होगी वो लंब गुणा आधार बटे कर्ण होगी। हो गया। अब देखिए और भी थोड़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो है उन पे बात करते हैं। मान लीजिए ये अपने को ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है और ये BD लंब डाला हुआ है यहां पे, ठीक है। तो देखिए इस रूल में ऐसे कहा गया है कि जब ये लंब डालेंगे तो इससे जो त्रिभुज बनेंगे दो, इससे जो त्रिभुज बनेंगे ये दो, वो आपस में और संपूर्ण त्रिभुज से आपस में भी और संपूर्ण त्रिभुज से समरूप होंगे। देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक पूरा बन रहा है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर डाला है। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए अब इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले ये वाले में देखिए ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा बचा। इसी प्रकार ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां से त्रिभुज, मैंने क्या कहा कि ये आपस में भी होंगे और संपूर्ण त्रिभुज से भी समरूप होंगे। तो फर्स्ट देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए, इनको समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, तो देखिए यहां पे ABD, तो देखिए 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, ADB, कोण जो ADB है, ADB ये 90 डिग्री का, और पूरे में कोण ABC ये भी 90 डिग्री का है, तो एक कोण तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए जो आपकी मर्जी ले लो, ABD, मैं ABD ले रहा हूं, ABD ये कितना है, थीटा है, और यहाँ पे ACB ये थीटा है। तो देखिए कोण से, एंगल से ये समरूप हो गया। अब देखिए मैंने समरूप के लिए क्या कहा था कि त्रिभुज ABD समरूप है। यहाँ पे देखिए D के साथ जो बीच में होता है वो एंगल होता है ना, तो देखिए D के साथ कौन सा है, B, तो D के साथ, B के साथ है ABC में, देखिए ABD, ABC में B, इसी प्रकार B के साथ है
बी के साथ सी है, तो बी के साथ सी है, बी के साथ सी है और डी के साथ बी है और ए के साथ ए। हो गया। ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, यहां से हमने समरूपता सिद्ध कर ली। अब देखिए रेशियो क्या बनेगा साइड्स का, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी बी या बी सी जो भी आपको लिखना है, और ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। अब यहां से देखिए कॉमन कौन से, ए बी और ए बी कॉमन है ना, तो ये देखिए यहां से इसको छोड़ना है और ये दो ही लेनी है, ए बी ए सी इक्वल्स टू ए डी ए बी। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो ये बन गया फॉर्मूला नंबर ए। ये आपको याद रखना है, ए बी स्क्वायर है वो ए डी इंटू ए सी के। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये ए बी है, ये वाली जब लेंथ लेनी है, इधर वाली लेंथ लेनी है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट जहां पे अपने परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट तक की लेंथ लेनी है और उसके साथ पूरी लेंथ लेनी है ए सी। अब देखिए इसी प्रकार आप बी डी सी और ए बी सी इन दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे, तब क्या आएगा अपने पास, ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी। ये समझ गए होंगे आप, आपको समरूप करना है, रेशियो लेना है, रेशियो के बाद में जो कॉमन है वो वाले लेने हैं, वहां से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसी प्रकार अगर आप बी डी सी और ए बी सी को लेंगे, आप खुद करके देखना, तब क्या आएगा, इसमें क्या आया था, ए सी ए बी आया, तो इसमें बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस बार क्या करना है, सी से पॉइंट लीजिए, तो सी डी इंटू ए सी। ये हो गया नंबर 2। बी सी स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिखना है, सी से पॉइंट लीजिए, डी तक की लेंथ सी डी, इसी प्रकार सी से लेंथ लीजिए ए सी। अब ऐसे अपने को नाम भी चेंज कर देगा, तो आपको याद रहना चाहिए ये तरीका कि जब ये वाली डिस्टेंस लेनी है तो ये वाला पार्ट और इसके साथ पूरा पार्ट, जो कॉमन वर्टेक्स है उस कॉमन वर्टेक्स से चलना है। बी सी है तो सी डी और सी ए, ये फर्स्ट और सेकंड हो गई। अब देखिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दें तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे देखिए ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, और यहां पे ए डी अपॉन सी डी, क्योंकि ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, तो वो हट जाएगा। तो अगर अपने से परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर्स का रेशियो पूछे, तो वो सामने वाले जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है कर्ड पे, तो ए डी रेशियो डी सी, ये नंबर 3, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी। तो ये आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये याद रखने हैं। तरीका मैंने बता दिया है, अगर ये वाली साइड पूछ रहा है या फिर ये वाली साइड दे रखी है, इनमें से कुछ पूछा है, तो इस साइड से ए डी इंटू ए सी होगा और ये साइड होगी तो सी डी इंटू ए सी होगा। ये आप करके देखना ये कैसे आएगा। यहां पे आपको त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में समरूपता लगानी है, जिससे कि हमें ये मिलेगा बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। तो ये देखिए हमने दो त्रिभुजों में सर्वांग समता लगा ली, इसमें और पूरे में, इसमें और पूरे में, और एक और क्या बचा, संपूर्ण त्रिभुज से भी
तो संपूर्ण त्रिभुज से तो हो गए दोनों, और आपस में भी समरूप होंगे। तो देखिए आपस में और देख लेते हैं। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और प्री में और जैसे छोटी एग्जामों में सबसे बेसिक क्वेश्चन ये वाला ही है कि बी डी इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, ये वाला डायरेक्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन इस पे बनेगा कि बी डी इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए आपस में लगाते हैं दोनों में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी डी सी में, इनमें सर्वांग क्षमता लगाइए। देखिए कोण ए जो है, इसका कोण ए 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या है, डी बी सी, तो कोण डी बी सी हो गया। अब देखिए इसी के साथ दोनों में डी डी तो बराबर है ही, क्योंकि 90 डिग्री है, हो गया। अब देखिए ए से सर्वांग समरूप हो गए, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए के साथ क्या कॉमन आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बी आ रहा है, डी के साथ डी आ रहा है, तो बी के साथ सी आएगा। और देख भी लीजिए यहाँ पे बी क्या आ रहा है, थीटा, और यहाँ पे बी डी सी में थीटा कौन है, सी कौन है, तो ए बी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन बी डी। तो यहां से देखिए, यहां से ये वाला देखिए कॉमन आ रहा है, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू सी डी। तो यहां से अगर बी डी पूछा है, सीधा अगर बी डी पूछ दिया, या फिर ए सी ए डी और डी सी के बारे में पूछा हुआ, कोई भी दो दे दिए, तीसरा पूछ लिया, तो उसके लिए जो ये रूल है अपना 4 नंबर का फॉर्मूला, यहां से बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। तो ये देखिए हो गया ये वाला भी। तो ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और एक क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, एक हुआ था बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, और एक अपन ने इनको डिवाइड करके किया था कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। देखिए इनके स्क्वायर्स के रेशियो निकालने हैं, तो ए डी अपॉन सी डी, और अगर ये साइड निकालनी है सीधी, और ये दो ही दे रखी है अपने को कि ए डी या डी सी, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। और अगर बी डी सीधा निकालना है, तीनों साइड सी दे रखी है सीधी, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा। और प्री या फिर कोई छोटी एग्जाम्स होती हैं उनमें सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि बी डी अगर ये साइड्स दे रखी हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये है, तो बी डी जो इस पे लंब डाला गया है उसकी लंबाई बताइए, तो यहाँ से बी डी आ जाएगा। तो देखिए आज हमने समरूपता, सर्वांग क्षमता और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समरूपता से ही कुछ फॉर्मूले जनरेट किए हैं, बनाए हैं। ये फॉर्मूले काफी काम के हैं हर एग्जाम में, और जो मेन समरूपता पे ही त्रिभुज से सबसे मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो समरूपता और थेल्स प्रमेय से ही बनते हैं। उसके बाद में मान लीजिए वो केंद्रक वगैरह से, इन सेंटर वगैरह से बनते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे, अगली जो भी क्लास आएगी अपनी उसमें समरूपता करेंगे। इसी के साथ अपना जहाँ तक है त्रिभुज पूरा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन हम दो क्लासों में करेंगे, 3 क्लासों में करेंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाया हुआ, और जो भी कमियां हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।